हाय गाइस, ये iQOO Neo 10 जो है ना, पिछले एक महीने से मैं टेस्ट कर रहा हूँ और इस फोन की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती चली गई। मतलब इसमें 7000 mAh की बैटरी है और ये आज तक का पहला फोन है जिससे मुझे यार 17 घंटे का बैटरी बैकअप मिला। बिलीव मी, 17 घंटे का एसओटी जो है ना एक फोन के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात बोली जाएगी। इनफैक्ट जैसे जैसे और टाइम स्पेंड किया मैंने इस फोन के साथ, मुझे रियलाइज हुआ कि यार 32,000 रुपए में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस फोन की और तो और बाकी डिपार्टमेंट भी इस फोन के मुझे बैलेंस लग रहे हैं, बट उनके ऊपर और डिटेल में बात करूंगा। बेसिकली वीडियो की स्टार्टिंग में मैं कह सकता हूँ इस फोन को एक महीना यूज करने के बाद कि 32,000 रुपए में ये फोन बेंचमार्क बन गया है। जबकि मेरे को पता है कि वन प्लस और पोको की तरफ से इसी प्राइस सेगमेंट में और भी फोन आने वाले हैं, तो ये सारी बातें अगर कंसिडर करके चले इस प्राइस सेगमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग फोन है। बट स्टिल एक महीने यूज करने के बाद ना कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बात। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो पहले डिजाइन का अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। देखो, एक महीने इस फोन को यूज करने के बाद ना मुझे एक चीज समझ में आई कि हाँ, जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था ना कि ये फोन थोड़ा हैवी है, बट ओवर टाइम इस फोन को यूज करने के बाद मुझे ये चीज इतनी बड़ी दिक्कत नहीं लगी। मतलब इतना हैवी नहीं लगता ओवर टाइम ये फोन। बट मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक पता क्या था, थोड़ा मुझे कलर जो है पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा। मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा लाउड कलर लगा। इनफैक्ट इस फोन के बैक पैनल पे स्मजेस भी बहुत ज्यादा दिखते हैं। ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये कलर वाली प्रॉब्लम मैं इस फोन पे केस लगा के सॉल्व कर सकता था, बट इस चैनल पे जब भी मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं विदाउट केस फोन को यूज करता हूँ, जिससे मुझे ड्यूरेबिलिटी का आइडिया लगे कि फोन के फ्रेम पे या फिर बैक पैनल पे कितने स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। तो मेरे एक महीने की नॉर्मल यूसेज पे, मतलब मैं रफ यूजर नहीं हूँ, स्टिल इस फोन के कैमरे के टॉप वाली साइड देखो यार, 3 छोटे छोटे डेंट आ रखे हैं। अब क्योंकि ये फोन पूरा पॉलीकार्बोनेट है तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस फोन के लिए। बाकी बेसिक चीजों की बात करूं तो इस फोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है यार, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफी सही काम करता है, रिलायबल है। बट हैप्टिक्स की बात करूं तो वो मुझे टाइपिंग के लिए अच्छे लगे, बट जब भी कॉल आती है ना, उस टाइम पे जो वाइब्रेशन है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। और पिछले एक महीने की यूसेज में अगर मैं स्पीकर एक्सप्लेन करूं तो अगर कोई भी वॉइस रिलेटेड कंटेंट रहता है, लगा लो कोई पॉडकास्ट मैं सुन रहा हूं या फिर इन जनरल कोई कंटेंट देख रहा हूं, बहुत अच्छा सुनाई देता है, लाउड स्पीकर। बट जब भी इस फोन में मैंने म्यूजिक सुना है, मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ा बेस कम है। और मैंने पता सबसे ज्यादा अप्रिशिएट इस फोन में क्या किया है, इसके नेटवर्क से यार। मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, मेरे ऑफिस में ना कुछ एरियाज में जो है वाईफाई कनेक्टिविटी काफी फोन्स में नहीं आती, बट उन सारे एरियाज में इस फोन में प्रॉपर वाईफाई चल रहा था यार। और नेटवर्क्स की भी बात करूं, जैसे कि मैंने न्यू दिल्ली में जियो यूज करा है और आज के टाइम पे शायद ही कोई फोन है जो अच्छे नेटवर्क्स के साथ नहीं आता, मतलब पिक्सल को छोड़ के। बट यहाँ पर भी ये iQOO Neo 10 जो है ना बहुत सही परफॉर्म कर जाता है यार, काफी अच्छे नेटवर्क्स आते हैं इस फोन के अंदर। तो डिजाइन में लुक्स के अलावा ना बाकी सारी चीजों से मतलब मैं बहुत इंप्रेसिव था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं इस फोन की बैटरी के बारे में बात करूं ना, तो पहले ना मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने 6000 mAh और 7000 mAh वाले बाकी फोन्स भी यूज करे, और इतनी बड़ी बैटरी उन फोन्स में होने के बाद भी ना मुझे कभी नहीं लगा कि यार मुझे कुछ आउटस्टैंडिंग बैटरी बैकअप मिल रहा है। आई थिंक वो फोन्स जो है उन बड़ी बैटरीज का सही से पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे थे। और इस फोन को यूज करने से पहले ना मुझे लगा था कि शायद ये फोन भी मैक्सिमम कितना, मतलब 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा, उससे ज्यादा कोई फोन दे नहीं रहा आजकल। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस फोन ने कुछ अलग ही परफॉर्म करके दिखा दिया। आई मीन ये स्क्रीनशॉट्स देखो, इस फोन ने 17 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है, वो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन थी, मैंने ऑफ नहीं करी। मैंने आज तक, इतने साल हो गए मुझे फोन को रिव्यू करते हुए, मैंने ऐसा स्क्रीन ऑन टाइम नहीं देखा। और जो 17 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम है ना, ये एक बार नहीं है, मुझे इस फोन ने 12 या फिर 15 या फिर 16 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इन जनरल दिया है। और हैवी यूसेज की भी बात करूं कि जिस दिन मैंने पूरे दिन जो है 5G यूज करा इस फोन के साथ, उस दिन भी इस फोन ने मेरे को 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। तो इस डेटा को देख के चले तो इस फोन के लिए 10 या 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम बड़ी नॉर्मल सी बात है। मतलब इस तरीके समझो, जो बाकी फोन्स है ना वो बहुत ही नॉर्मल यूसेज पे या फिर लाइट यूसेज पे इतना बैटरी बैकअप दे पाते हैं 9-10 घंटे का, और इस फोन के लिए नॉर्मल सी बात है। तो मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूँ, आज के टाइम पे ना इंडियन मार्केट के अंदर तो एटलीस्ट इससे अच्छा बैटरी के लिए कोई फोन नहीं है। क्योंकि इसको अगर मुझे फुल चार्ज भी करना है ना, तो अराउंड 30 मिनट से फोन फुल चार्ज भी हो जाता है। तो इतनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग प्लस इतना कमाल का बैटरी बैकअप सिंपली आउटस्टैंडिंग ही बोला जाएगा। और परफॉर्मेंस का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो ये पहला फोन था जो कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ आ रहा था। काफी लोगों का क्वेश्चन था कि प्रोसेसर एग्जैक्टली
एग्जैक्टली में कैसा काम करेगा, ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, और 1 महीने इस फोन को यूज करने के बाद मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ कि यार ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्रोसेसर। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अब दिल्ली की पीक गर्मियां चल रही है यार, 45 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ पे टेम्परेचर, और ऐसी वेदर कंडीशन में मैंने बहुत फोन यूज करे यार, मतलब फोन यूजुअली वार्म रन करते हैं इस कंडीशन में, और इतनी गर्म कंडीशन में भी इस फोन ने यार अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट बोली जाएगी। मैंने काफी बार एक्सप्लेन करा है कि कुछ फोन्स ऐसे होते हैं कि इतनी गर्म कंडीशन में ना वो इतना हीट अप कर जाते हैं कि कभी कभी उन फोन्स की जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो काफी कम हो जाती है, या फिर परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है। ऐसी कोई भी चीज इस फोन में नहीं हुई, तो आई थिंक ये सही तरीके से परफॉर्मेंस हैंडल कर रहा है। और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल के साथ भी बताऊं ना, तो मतलब मैंने आउटडोर 5G में भी इस फोन को यूज किया है, नेविगेशन भी काफी ज्यादा करी है, एंड हियर एंड देयर जो है कैमरा भी यूज करा है। स्टिल इस फोन ने जो है ऐसे नहीं कोई कंडीशन दिखाई कि ये यूजेबल नहीं था। और जब मैंने इस फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोग को बताया था कि यार गेमिंग में कितना अच्छा परफॉर्म कर जाता है फोन, जहां पर हाईएस्ट सेटिंग से दे पा रहा है ज्यादातर गेम्स के अंदर, और जो FPS भी है वो भी बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, जो कि मैं अगेन बोलूंगा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की पहचान है। खैर जैसे कि मैंने बताया कि ये एक नया प्रोसेसर था, इसको टेस्ट करने के बाद मैं सिंपली बोलूंगा बहुत अच्छा इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। इनफैक्ट और भी फोन्स आने वाले इस प्रोसेसर के साथ, तो हम इजीली इस प्राइस सेगमेंट पे इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस फोन का बैटरी डिपार्टमेंट और परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट बहुत सही लगा मेरे को, और इस फोन के प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले भी अच्छी बोली जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है ना कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में हम फोन को यूज कर रहे हैं तो डिस्प्ले विजिबल होनी चाहिए। भाई इस फोन में मुझे कोई विजिबिलिटी इशू नहीं लगा है। आई मीन अगर एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बात करूं तो 32,000 का फोन है और 2000 निट्स की HBM है, जो कि काफी अच्छी ही बोली जाएगी। एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मैंने इस फोन में ना द सर्पेंट नाम की सीरीज देखी थी, और ये एक HDR सीरीज है, एंड आई थिंक इस फोन ने बहुत अच्छा ही प्लेबैक दिया है। जो कलर्स है, जो हाईलाइट्स है, वो ब्राइट ही बोले जाएंगे। तो डिस्प्ले में ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है हाईलाइट करने को। और सॉफ्टवेयर की बात करूं ना, तो यार इतने साल फोन्स को रिव्यू करने के बाद ना मैंने हमेशा एक कमेंट देखा है कि फन टच OS यार बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। यार अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, मेरे को तो फन टच OS ठीक ही लगती है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसके साथ जी नहीं सकते। और इतनी हार्श लाइन भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में बहुत हार्श कमेंट मैं देखता हूँ। हाँ मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों की चॉइस नहीं होगी फन टच OS की, मे बी आप इस फोन को खरीदने का प्लान करो, हो सकता है आपको भी पसंद ना आए, तो आप जरूर फन टच OS पे रिसर्च कर लेना कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इस UI का डिजाइन है कि नहीं। और वैसे बेसिक इन्फो बताऊं तो इसमें फन टच OS 15 है, जो कि एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है, और 3+4 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी है। और अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब से मैंने ये फोन यूज करना स्टार्ट किया ना, इसमें अपडेट्स तो आए, और इस फोन के अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ ओरिजिन OS के फीचर इस फोन में आए हैं। ओवर टाइम मैंने वो यूज करे, अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो ये भी न्यूज आ रही है कि और भी बहुत सारे ओरिजिन OS के फीचर्स इस फोन में आएंगे फ्यूचर अपडेट्स में। अच्छा हो सकता है कुछ लोगों को ओरिजिन OS ना पता हो कि क्या है। ओरिजिन OS जो है चाइना में यूज करते हैं वीवो और आईकू के फोन में, और वो एक अच्छी UI है, काफी स्मूथ मानी जाती है। अब क्योंकि मैंने फोन इतने दिन यूज करा है तो कुछ बग्स मेरे को देखने को मिले इसके अंदर। एक ही मेजर बग डिस्कस करना चाहूंगा। होता क्या था ना कि मैं जब भी नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहा था और या फिर कोई नोटिफिकेशन आती थी तो मैं नोटिफिकेशन सेंटर खोलने की कोशिश करता था, तो फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता था। एंड बिलीव मी, ये जो बग था ना बहुत इरिटेटिंग हो गया था मेरे लिए, क्योंकि एक भी मैसेज को मैं देख ही नहीं पा रहा था यार बिना वेब सीरीज को बंद करे। अब वो अलग बात है कि इस फोन में रिसेंटली अपडेट आया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है हाफ सॉल्व हुई है, क्योंकि अपडेट के बाद देखो मैंने वेब सीरीज चला रखी है, और अगर मैं नोटिफिकेशन सेंटर खोलूंगा ना तो ये लाइट मोड में आ रहा है नोटिफिकेशन सेंटर, जबकि मेरे फोन में डार्क मोड इनेबल है इस टाइम पे। तो आई थिंक ब्रांड ने जो है थोड़ा बीच का सोल्यूशन निकाला हुआ है। बट स्टिल क्योंकि मैंने फोन इतने दिन यूज कर लिया है तो मुझे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में ऑनेस्टली कोई शिकायत नहीं है। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके भी जज करूँ ना तो स्टेबल एक्सपीरियंस मिला है मेरे को। अब क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट होके मैं जज कर ही रहा हूँ तो मैं कैमरे के बारे में एक बात जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप है इस फोन के अंदर, और जो मेन कैमरा ना वो IMX882 कैमरा सेंसर के साथ आता है। अब क्योंकि ये फोन जो है 32,000 से स्टार्ट होता है और इसका हायर वेरिएंट जो है 40,000 तक चला जाता है, तो ये जो कैमरा सेंसर मैंने आपको बताया ना IMX882, यार इस प्राइस के हिसाब से कैमरा सेंसर वीक बोला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये कैमरा पूरे टाइम वीक परफॉर्म करता है। अब क्योंकि वीवो जो है आईकू को हेल्प करता है एल्गोरिथम्स देने में, इमेज प्रोसेसिंग को बेटर करने में, बहुत हद तक जो है इस फोन की इमेज क्वालिटी इस वजह से काफी अच्छी आ जाती है। जैसे कि कुछ फोटोज देखो जो मैंने डे लाइट में कैप्चर करी हुई है, अब यहाँ पर जो है बहुत शार्पनेस देखने को मिल जाती है। और जो आईकू के फोन्स होते हैं ना वो बहुत पंची फोटोज खींचते हैं, मतलब कलर बूस्टेड लगते हैं, तो वो आई कैची बोल सकते हैं हम। और जब ह्यूमन सब्जेक्ट कैप्चर करते हैं इस फोन से तो वहां पर स्किन में स्मूथनिंग देखने को मिलती है, स्किन को ब्राइट कर देता है फोन। काफी लोगों को पसंद आती है चीज, बट अगर
आपको एक्यूरेसी चाहिए स्किन टोन के अंदर तो शायद आपको ये चीज पसंद ना आए। और जो मैं वीकनेस की बात कर रहा था ना, वो शायद 2x पे जब आप जूम करो तो वहां पर थोड़ी कम डिटेल देखने को मिले, तो ये वीकनेस एक है। दूसरी वीकनेस आप ये समझ सकते हो कि लो लाइट सिचुएशन में फोटोज ब्राइट तो आ जाती है बट थोड़ी बहुत डिटेल कम देखने को मिल सकती है। बाकी जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है ऑब्वियसली वो 8 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म करता है। और सेल्फी की बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अब ये सेल्फीज देखो, यहाँ पर एक कॉमन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि काफी स्मूथ स्किन है और ब्राइट भी आ रही है स्किन टोन। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि अगर आपको ये लुक पसंद है तो आपको ये सेल्फीज बहुत पसंद आएगी। और फ्रंट कैमरे से हम 4K शूट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टेबलाइजेशन और बेटर हो सकती थी वीडियो में। और बैक कैमरे की बात करूं तो वो भी 4K शूट कर सकता है, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन अच्छी आती है। और अगर सीन में अच्छी लाइट है तो यहाँ पर क्वालिटी भी ओके आ जाती है। बट जैसे ही सीन में कम लाइट होगी उस टाइम पे जो है सेंसर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। बट अब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सारे डिपार्टमेंट में इस फोन के सम अप करूं और मैं देखूं कि मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा था, तो मैं सिंपली बोलूंगा 32,000 रुपए के अराउंड अगर आपको कोई भी फोन खरीदना है ना, तो सबको मैं यही फोन रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट में ना बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। जो मैंने कमियां बताई है वो इग्नोर करी जा सकती है। पर इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि ये फोन जो है बेंचमार्क बन चुका है मेरे लिए इस प्राइस सेगमेंट में। तो देखते हैं फ्यूचर में जो बाकी फोन्स भी इस प्राइस सेगमेंट में आएंगे क्या वो इस फोन को बीट कर पाएंगे कि नहीं। तो ये था मेरा रिव्यू और मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।